जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हिंदी पेडागोजी के अपना 7वां पार्ट है। इसके पहले के 6 पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के देखना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आपको रोज़ लाइव क्लासें मिलती हैं। आपकी रोज़ 2:30 बजे लाइव क्लास होती है शिक्षा शास्त्र की। शाम को 6:30 पर आपकी क्लास होती है पर्यावरण की। और अपनी एक क्लास होती है 7:15 पर बाल विकास की। और रात्रि 10:10 पर आपकी क्लास होती है हिंदी की। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो इन क्लासों से जुड़ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी आपको दबाना है। बेल आइकन को जब आप दबाते हो तो अधिकांश लोग बोलते हैं कि क्या नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेल आइकन को दबाओ और ऑल पर सभी को क्लिक करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, चित्र दिखाकर किया जा सकता है या फिर वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर या मॉडल दिखाकर या उपर्युक्त सभी। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, तब हमें उत्तर बताना है। सभी लोग होंगे, सभी लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्पों के माध्यम से हमें उत्तर बताना होता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है तो उत्तर सभी लोगों को बताना है। और सभी लोगों के जो भी होगा नाम लिए जाएंगे वीडियो के लास्ट में। सभी को अपना अपना क्या करना है, आकलन करना है। लास्ट में आपसे नंबर पूछे जाएंगे, आपने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं, कितने आपको नंबर मिले हैं, ठीक है। तब आपका आंसर जो होगा, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, डी नंबर आपका सही है। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर और मॉडल दिखाकर, ठीक है। 3 नंबर आपका, 4 नंबर आपका सही होगा, ठीक है। गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर जो है किया जा सकता है। तब अपना अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों या फिर जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तब आपको बतानी है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं हो सकता, नहीं होगा तो कौन सा कविता शिक्षण नहीं होगा। 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें उत्तर बताना है और सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्पों में से सभी ने जो आंसर बताया है, अधिकांश लोग उत्तर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का। सी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हैं वो प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं होंगी, उपयोगी नहीं होंगी, ठीक है। अगला देखो, प्राथमिक स्तर पर छात्र में देशभक्ति, नीति, हास्य, वीरता जैसी भावनाओं को जागृत करने वाली कविताएं तथा सरल, सृजनशील आदि गुणों को विकसित करने वाली कविताओं का शिक्षण उपयोगी होता है। अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित कविताएं प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर अपना प्रश्न क्रमांक 3 है और प्रश्न क्रमांक 3 में हमें बताना है भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तब आंसर सभी लोग अच्छे से बताएंगे। क्रम बताना, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प को पढ़ो और फिर उत्तर बताओ, ठीक है। और रोज अपनी 2:30 बजे कक्षा होती है पेडागोजी की। तो आप लोगों जो भी पढ़ना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। आपको पढ़ना है तो 2:30 बजे आप आकर के चैनल पर आ सकते हैं। भाषा सीखने का सही अनुक्रम क्या है, तब अधिकांश लोगों ने बताया है, बिल्कुल अधिकांश लोग सही आंसर बता रहे हैं कि भाषा सीखने का जो सही क्रम माना जाता है वो बी नंबर, यानी कि सबसे पहले तो क्या होता है, श्रवण, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते, लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आंखों से कागज की दूरी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 4 का उत्तर हमें बताना है। लेखन से संबंधित नहीं है तो क्या संबंधित नहीं है, हाँ उत्तर बताना है। और पर्यावरण का आपका टेस्ट होता है शाम को 6:30 बजे। तो जो भी पर्यावरण के टेस्ट देना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और लेखन से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है, आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 यानी कि शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण लेखन से संबंधित नहीं माना जाएगा। बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। शुद्ध उच्चारण वाचन कौशल से संबंधित है, ये वाचन कौशल से संबंधित है। तथा बैठने का उचित ढंग
लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी लेखन से संबंधित हैं। तो याद रख लेना है कि जो शुद्ध उच्चारण है ये वाचन से संबंधित है, बाकी 3 जो विकल्प हैं वो लेखन से संबंधित है। तब आपका विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका सही होगा, ठीक है, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज्य हूँ पुर को तजी डार्यो, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज्य हूँ पुरी को तजिडारो, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? सूरदास जी की, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई। ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से हमें उत्तर बताना है। तो सभी लोग तैयार रहेंगे इस प्रकार से भी, है ना, इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो या लकुटी अरु कामरिया ये रसखान जी की है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर वालों का आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है वो अपना प्लस स्कोर कर लें, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो रसखान की हैं, यानी सी नंबर आपका सही होगा। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आपको बताना है। वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर, सेवा सदन गणिका समस्या एवं ब्याह से संबंधित समस्या पर, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, या फिर कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योग अभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। ये पूरे के पूरे जो उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के हैं। वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कायाकल्प ये प्रेमचंद जी के हैं। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी को लोग करेंगे, तब जो आपका जो आंसर होगा वो अधिकांश लोगों ने उत्तर बता दिया है। क्या बता दिया है? सी यानी कि आपका बिल्कुल सही होगा। जो प्रेमाश्रम है ये कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित नहीं है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी सी आंसर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। वो अपना 1 नंबर इजाफा करेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमाश्रम उपन्यास कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित ना होकर, ठीक है, ये ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर आधारित है। तो सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता हमें बताना है, ये जो निबंध है वो किसका है? तब सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं और 4 में से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। आचरण की सभ्यता ये किसका है? तो अधिकांश लोगों को सही उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे और उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा आचरण की सभ्यता के निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का है। क्योंकि जो सभ्यता होती है वो सभ्यता कभी पूर्ण नहीं हो पाती, है ना, सभ्यता कभी पूर्ण नहीं हो पाती। तो पूर्ण सिंह यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। तो बी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। विरासत शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत का उत्तर हमें बताना है। विरासत अपन बोलते ना कि ये तो हमें विरासत में मिला है ना, तो उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर नहीं देखा था आपने, सी नंबर। प्रश्न क्रमांक 6 का सी और 8 का उत्तर बताना हमें। विरासत का अर्थ बताना है। तब सभी को पता है कि हम रोज बोलते हैं कि ये तो हमें विरासत में मिला है हमारे पूर्वजों या फिर पुरखों के द्वारा, है ना। तो विरासत का जो अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त, तो पुरखों से प्राप्त आपका 8 नंबर बी हो जाएगा, 8 नंबर का, ठीक है। जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। पुरखों से प्राप्त जो कहलाता है वो विरासत कहलाता है, ठीक है। बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें लिखना है। बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर से। तो तद्भव पत्रिका हमें बतानी है, उत्तर सभी को बताना है। 4 विकल्प हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? और एक और आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। तो तद्भव पत्रिका भी यहीं से निकलती थी, यानी कि आपका विकल्प नंबर क्या होगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी है ये लखनऊ में, और लखनऊ से ही तद्भव पत्रिका जो है निकलती थी। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पाठ पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होनी चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होनी चाहिए। लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होनी चाहिए, या फिर स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होनी चाहिए।
तब 4 विकल्पों में से एक हमें चयन करना है कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होनी चाहिए। सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है और 10 का उत्तर क्या होगा आपका? अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो पाठ्य विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होनी चाहिए। यानी बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, ताकि प्रश्नों का उत्तर देते समय विद्यार्थी पाठ का गंभीरतापूर्वक ध्यान करे तथा उसका विस्तार को समझ सके। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो है क्या हो जाएगा? सी होगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 10 का सी होगा और दत्तभाव पत्रिका आपका लखनऊ होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं। व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, या फिर विविध शब्दों की सूची याद करवाना, या विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। तब 4 हैं और 4 का उत्तर हमें बताना है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका कौन सा है? तब आपका उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को अच्छे से बताना है, सोच के बताना है। उत्तर आपका प्रश्न क्रमांक 11 का बताना है और जो 11 का आपका आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका सही है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे और शब्दों का सटीक चयन कर भाषा संबंधी त्रुटियां कम करेंगे। तब आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका प्लस करेंगे अपने स्कोर में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, या उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं। तो 4 विकल्प में से उत्तर बताना है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हुए होते हैं, इसका कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है। सभी लोग सोच समझ करके उत्तर बताएंगे। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे प्रकार के सभी लोग लिखते जाएंगे। सभी लोग कमेंट किया करें। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर जिन्होंने भी सी बताया है उनका 1 अंक फिर से बढ़ता हुआ +1 कर लेंगे वो अपने स्कोर में ईमानदारी से। ठीक है, श्यामला द्वारा केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखना जो उसे याद किए हैं, यह दर्शाता है कि वह रटने की पद्धति अपनाती है, वह स्वयं कल्पना करके कुछ भी नहीं लिख पाती, जिसका कारण यह है कि उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का क्या है? अभाव है। तो सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? तो किस तरह के बच्चों को करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, या जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। तो 13 प्रश्न क्रमांक 13 है और 13 का उत्तर बताना है और सभी को अच्छे से बताना है, क्योंकि 13 मेरा का जो चक्कर है वो खतरनाक रहता है। थोड़ा सा समझ के बताएंगे किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। विकल्प नंबर जो सी है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको हिंदी सीखने में कठिनाई तो आएगी, सभी को पता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। ऐसे बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। जैसे किसी बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी है तो उसे हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि प्रत्येक भाषा की संरचना भिन्न होती है। तब आंसर बताना है। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, या एक दूसरे से संबंध हैं। तब प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे। 14 का उत्तर क्या होगा? तो सभी को आंसर बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को लाइक करना है। हिंदी पेडागोजी से संबंधित निरंतर अभ्यास आपका चल रहा है। तब सभी ने उत्तर सही बताया है
कि जो भाषाई कुशलताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। एक भाषा दूसरी भाषा से भले ही भिन्न हो परंतु सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से संबंध होती हैं, ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा का प्रमुख प्रकार है तो कौन सा है? भाषण देना, प्रतिवेदन लेखन, संप्रेषण करना या फिर लेखन दक्षता। तो 15 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि भाषा का जो प्रमुख प्रकार है वो कौन सा है। तब आपका क्या हो जाएगा उत्तर? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर आपको अच्छे से देना है, ठीक है। ये निरंतर आपका पेपर ही चल रहा है मान के चलो, और उत्तर आपको सोच समझ के देना है। 1 नंबर आपका कट सकता है, घट सकता है बाकी लोगों की अपेक्षा। तब 15 का आपका उत्तर हो जाएगा संप्रेषण करना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना है, क्योंकि संप्रेषण के जो है माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों और विचारों को समझ सकता है। तब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए या फिर पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। तो 16 का उत्तर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। 16 का उत्तर बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोगों को लाइक जरूर कर लेना। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो क्लास होती हैं, अपनी क्लास रोज होती है 2:30 बजे शिक्षा शास्त्र से संबंधित, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की होती है, 7:15 बाल विकास और 10:10 पर रात्रि में हिंदी होती है। तब आपका जो उत्तर होगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर सही है, यानी कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कोई भी नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है वह मूल भाव पर बातचीत करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। कक्षा में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य हमें बताना है कक्षा में अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता या फिर भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। तो उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक है अपना 17 और 17 का आंसर होगा तो क्या होगा? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने अपना अपना उत्तर बताया है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। बिल्कुल आंसर राइट है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य एक ऐसी कक्षा से है जहां सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा बोलने में अवसरों की उपलब्धता हो। तब अगला क्वेश्चन अपना 18वां है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक बिंदियों की परिभाषा याद करना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना या भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। चार विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर 18 का उत्तर बताना है और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तब बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही होगा। डी जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर अपना 1 नंबर का इजाफा करें, है ना, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक भाषा का मानक सार्थक व शुद्ध होना उसकी व्याकरण पर निर्भर करता है। तब आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में हमें बताना है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, परीक्षा और फेल हो जाने पर डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या फिर कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिरा है, या कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं।
तो मूल्यांकन के संदर्भ में हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, 19 का उत्तर बताना है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है और मूल्यांकन के संदर्भ में सभी लोग बताएंगे। तो सोच समझ के सभी को उत्तर बताना है। तब साथियों आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही होगा। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है, तो ए नंबर आपका सही होगा, बी नहीं होगा। ए नंबर सही है। देखो यहाँ पर शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में हम इस कथन से सहमति प्रकट करेंगे कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है, क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाता है वह उसी के अनुरूप उत्तर लिखता है ना। तो ये जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हमें कंफ्यूज करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि मूल्यांकन के संदर्भ में हमें बताना था, और मूल्यांकन के संदर्भ में अगर मूल्यांकन के दौरान बच्चा पास या फेल हो रहा है तो वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही होगा, है ना, ए नंबर। बी नंबर बिल्कुल भी नहीं है, प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। ये जो है मूल्यांकन के प्रश्न को हमें पढ़ना है और फिर उसको समझना है पूछ क्या रहा है, मूल्यांकन के संदर्भ में पूछ रहा है ना। तो आपका जो ए नंबर है वो एक इसका सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तब हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। वर्तनीगत शुद्धता, विचारों की मौलिकता, तत्सम शब्दावली, मिश्रित वाक्य संरचना। सभी लोगों को उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करेंगे और एक जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, लेखन क्षमता का आकलन करते समय, है ना। तब बिल्कुल आंसर आया है। कुछ लोग भली कंफ्यूज हुए हैं इसमें, कुछ लोग ए बता रहे हैं कि वर्तनीगत शुद्धता। लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो वो देंगे हम विचारों की मौलिकता। देखो फिर से कंफ्यूजन है यहाँ पर, विचारों की मौलिकता पर ध्यान देंगे, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। देखो कैसे होगा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं इसमें भी। यहाँ पर देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय हम विचारों की मौलिकता को सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि विचारों की मौलिकता ही वह गुण है जिसके आधार पर बच्चों की लेखन क्षमता को मापा जाता है। यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है फिर उत्तर बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हैं, है ना। इसलिए आपको यहां पर कारण भी दिया है ताकि अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है तो क्या है, सभी को उत्तर बताना है। पाठों की संख्या सीमित होना, विधागत विविधता होना, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो 21 का आंसर बताना है। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है तो क्या है, पाठों की संख्या सीमित है, विधागत विविधता है, या फिर सभी व्याकरण तत्वों का समावेश, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो देखो फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है सभी लोगों में, तो सभी लोग देखो अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो देखना है यहाँ पर, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर होगा साथियों बी, यानी कि विधागत विविधता होना। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय विधागत विविधता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आयु के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विधाओं की विविधता होने से उनकी जानकारी बढ़ेगी, साथ ही वे भाषा के रचनात्मक पहलुओं को भी भली भांति समझ सकेंगे। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे कई प्रश्न आपके आएंगे जो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है,
तब हमें बताना है भाषा के परिवार हैं, और भारोपीय परिवार की हमें बताना है गुजराती, मराठी, तमिल या फिर हिंदी। 4 विकल्प में से सभी लोग उत्तर बताएंगे, और भारोपीय परिवार का नहीं है बताना, यहाँ पर नहीं है तो कौन सी भाषा नहीं है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताए हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसका आंसर एक ही होना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। देखो गुजराती है भारोपी की, मराठी है, हिंदी है, तमिल नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर का। जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि वो अपना स्कोर +1 कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से बताना है। आपको पता है कि संविधान की धारा 343(1) के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अब ये कब किया गया तब हमें बताना है, और हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये 14 सितंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि सी नंबर आपका सही है, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी सी में टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पूर्वी हिंदी की भाषाएं होती हैं और एक होती है पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की हमने पढ़ा था, क्या हमने आपको याद करवाया था कि पूर्वी हिंदी की जो ट्रैक है वो क्या है, अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी यानी कि ये हो जाएगी पूर्वी हिंदी की, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 हो जाएंगी पूर्वी हिंदी की, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी की भी हमने याद करी थी, तो यहां पर एक आया है कौन सी, अवधी। अवधी मैं आपको बताते जा रहा हूं कि ये अवधी कहां पर आ रही है, पूर्वी हिंदी की आ रही है। अवधी पूर्वी हिंदी की है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों क्या हैं, पश्चिमी हिंदी की। आपको समझना है यहां पर अच्छे से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बारे में। यहां पर देखो क्या होता है, पूर्वी हिंदी की जब हम पढ़ते हैं तो पूर्वी हिंदी की आपकी होती है कौन सी, आपका एक कोड होता है अब छत्तीसगढ़ी। कौन सी होती है, अब छत्तीसगढ़ी, याद रख लेना ये कोड। तो आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की देखो, पश्चिमी हिंदी की कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की है कन्नौजी, है ना, बुंदेली और हरियाणवी, ब्रज, ठीक है। और कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, और एक और है कौन सी है, कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास। तो पश्चिमी हिंदी की एक और है, कन्नौजी है, बुंदेली, हरियाणवी और ब्रज है। इसका भी एक कोड है, कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास। इस प्रकार से मैंने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी सारी की सारी याद करवाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा जब हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर लेकिन ए होगा, अवधी, ठीक है ना। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज ये पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती हैं, तो इनको याद रख लेना है फिलहाल, ठीक है। और ये जो है राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है, राम की शक्ति पूजा का हमें बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का आंसर बताना है। आपको पता होगा कि ये चारों ही जो महान मूर्तियां हैं ये छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। और ये राम की शक्ति पूजा जो कविता है ये किसकी है, तो ये निराला जी की है। निराला यानी कि इसे क्रांतिकारी, इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है निराला जी को, और ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं निराला जी, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। 26 का उत्तर हमें बताना है। यशपाल, आचार्य चतुर्सेन, अमृतलाल नागर या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो
अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं ए, कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार की रचनाएं भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, है ना। संस्कृत में भी इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तब आपका मानस का हंस उपन्यास है वो अमृतलाल नागर जी का है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, अमृतलाल नागर जी का है मानस का हंस, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो विज्ञप्ति जारी करता है, निविदा सूचना जारी करता है, अधिसूचना या फिर ज्ञापन, क्या जारी करता है। 27 का आंसर हमें बताना है, उत्तर क्या होगा। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो क्या जारी करता है। अधिकांश लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है, आपने पेपर में देखा होगा निविदा सूचना निकली है ना। पेपर में देखते होंगे कि किसी भी प्रकार की जब सरकारी विभाग की सूचना आती है तो उसे निविदा सूचना कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन है, निविदा सूचना, पेपर आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को निविदा सूचना जारी करता है, यानी आपका बी नंबर जो है वो आपका सही होगा, बी नंबर, ठीक है। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है, गहरा संबंध होता है या बहुत अंतर होता है। तो 28 का सभी लोगों को आंसर बताना है कि यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः क्या होता है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक आंसर सभी लोगों को बताना है। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताए हैं वो क्या बताए हैं, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों का, सी नंबर आपका सही होगा, गहरा संबंध होता है। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः गहरा संबंध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ भाषा हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ हमें खालिस्तान भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तब हमें विकल्प को भरना है, क्या करती है। भाषा हमारी संस्कृति को व्यवस्थित करती है या विचार प्रक्रिया को, या फिर जानकारी या फिर विचार प्रक्रिया, सभी को बताना है। 29 का आंसर सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 29 का आंसर है। तब अधिकांश लोग जो हो रहे हैं फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं, भाषा हमें नियंत्रित नहीं करती। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है और दूसरी तरफ हमें सुसंस्कृत करती है। तो आपका जो बी नंबर है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है तो दूसरी ओर हमें सुसंस्कृत भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंतःवाक् की संकल्पना का संबंध किससे है, वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर और चॉम्स्की। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर हमें बताना है, अंतःवाक् की जो है संकल्पना का संबंध किससे है। तब आपका उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 30 का। और 30 का जो आंसर सभी लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अंतःवाक् की संकल्पना का संबंध किससे है। तो उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी और कुछ लोग सी, यानी कि कंफ्यूजन यहां भी है। तब आपका उत्तर होगा बी यानी कि प्याजे से संबंधित है। अंतःवाक् की संकल्पना का संबंध जो है वो प्याजे से है। प्याजे आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, प्याजे साहब से है। तो बी नंबर आपको क्लिक करना है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अंतःवाक् की जो संकल्पना का संबंध है वो किससे है, प्याजे साहब से है, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आज के कुछ क्वेश्चन जो है कठिन जरूर थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपना जो व्याकरण इस शिक्षा शास्त्र का है 1-2 दिन में 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाला बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। पुष्पेंद्र जी, नीलेश जी, रवि कुमार जी, पूजा शर्मा जी, मधुराज जी, है ना, और रवि कुमार जी, सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे, है ना। और अतुल जी, नीलेश जी, शैलेंद्र जी, ऋचा प्रभति जी 30 में से 22, 30 में से 26 है मधुराज यादव जी, है ना। और
मधुराज जी, कुमारी अंजू जी, नीलेश जैन जी, नीरज जी, मंगल जी, देवेंद्र जी, सीमा जी, भावना जी, अंजना जी, अर्जुन जी, रवि जी, अतुल जी, बंटी जी, ठीक है। तो अनिल केवट जी, अंतवाक मतलब जो होता है कि वो अंदर अंदर से, कुछ लोग अंदर ही अंदर बात नहीं करते, अपने आप से बात करते रहते हैं कुछ लोग, वो अंतवाक संरचना। सुरेंद्र अहिरबार, ब्रजभूषण, रवि, नीरज, नीलेश जी, सरिता, अनीता जी, रचना, मंगल जी, है ना। कुछ के 30 में से 20 आए हैं, 15 से 14, 30 से 22, है ना, और 30 से 22 सत्येंद्र जी से पुल्ला, 30 से 17 हैं, देवेंद्र जी 26, आदेश जी सी, राहुल जी राठौर, पुष्पेंद्र जी 30 से 28 हैं, मंगल जी 30 से 24 हैं, और बिहारी कुमावस, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। पुष्पेंद्र जी, अनिल जी, सुरेंद्र अहिरवार जी 30 से 18 हैं, पूजा शर्मा जी 20 राइट हैं, और शैलेंद्र जी 30 से 22 हैं, अनुराधा जी और अनिल जी, बहुत बढ़िया। आज क्वेश्चन कम थे, इसलिए कम थे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा था। ऋचा जी 30 से 22 हैं, स्मृता जी 28 हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। और सुरेंद्र जी, रवि कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो सभी को वीडियो को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है। ब्रजभूषण जी, और शाम की अपनी क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, कौन सी, पर्यावरण की, जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आदेश जी, पूजा जी, नीरज जी, मंगल जी, और पर्यावरण का तो लगभग आपका संपूर्ण जो कोर्स है लगभग मैंने करवा ही दिया है, अधिकांश प्रश्न करवा दिए हैं। लगभग 70 वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में है पर्यावरण के अभी। देविका जी, है ना, और अतुल जी, मंगल, रचना, ऋचा जी, ठीक है। हाई स्कोर है पुष्पेंद्र जी का 30 से 28 है ना। जितेंद्र जी, राम जी, रचना प्रजापति जी, आदेश तिवारी जी, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, है ना। भावना पांडे जी, ब्यूरा स्टडी पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो सभी को धन्यवाद, सभी लोगों को, अतुल कुमार जी, नीरज जी, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल राठौर जी, सभी को शेयर करना है, सभी को क्या करना है, शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहां भी आप जुड़े हैं वहां शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी, राम सुरेश जी, है ना, बहुत बढ़िया। राम सुरेश, ब्यूरा स्टडी पॉइंट जी, है ना। क्लास जो होती हैं अपनी होती हैं 2:30 बजे क्लास होती है एक शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। शाम को 6:30 बजे क्लास होती है पर्यावरण की। संस्कृत की क्लास बाद में लगेगी, संस्कृत की क्लास अभी नहीं लग रही, इसके बाद में जस्ट बाद में पेडागोजी संस्कृत, पेडागोजी की हिंदी के बाद पेडागोजी संस्कृत की होगी, ठीक है। राहुल राठौर जी, सभी प्रकार से 2:30 बजे अपनी रोज शिक्षा शास्त्र की क्लास होती है। मैथ शिक्षा शास्त्र बहुत सारी करवा दी है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है ऋचा प्रजापति जी, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप असुरक्षित है ना, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप है जो पूर्णतः सुरक्षित है ना। ब्योरा जी, शैलेंद्र जी, आपकी संस्कृत की पेडागोजी की क्लास लगेगी, इसके बाद लगेगी पेडागोजी तो आएगी। पृथ्वी सिंह लोधी जी, शैलेंद्र जी, ठीक है, ब्योरा जी, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए धन्यवाद, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।